लेकिन मैं कुछ कड़वी बातें बोलूंगा आप लोगों से। भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि कोई भगवान धरती पर नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। वो जादू से, मंत्र से पैसा प्रकट कर देगा, गेहूं का एक दाना उगा देगा। दुनिया का कोई भी आदमी मंत्र गेहूं का एक दाना नहीं उगा सकता है। आपको तीर्थ यात्रा करा देगा। वो आपके बच्चे के लिए उसे कहिए कि हमारा स्कूल फी भर दो, नहीं भरेगा। वो चाहता है कि आप कर्मकांड और अंधविश्वास में फंसे रहे और आप लाचार और बेबस में रहे। जो आपको कलश यात्रा में जाने के लिए कहेगा, धार्मिक यात्रा में जाने के लिए कहेगा, उससे कहिए कि हमारे बच्चे का किताब कलम कॉपी खरीदो, नहीं खरीदेगा। बबुआ हमारा डीएम होइए ना, सीएम होइए ना, उससे बढ़कर पीएम होइए। हम संविधान मानने वाले लोग हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं, तुम्हारे बाप से भी नहीं डरते हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग होंगे और महिलाएं होंगी। और मैं कुशीनगर में पहले भी आया था, लेकिन इस तरह से जो हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है, जो कल्चर है, माफ कीजिएगा, मैं वैशाली में पैदा हुआ और मुझे नहीं पता था अपना साहित्य और संस्कृति। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई के बाद पता हुआ। और कुशीनगर सोचिए ये बहुजन समाज की वो धरा है और कभी भगवान बुद्ध यही विचरण करते थे। यही पूरा मगध का साम्राज्य है, पूरा इलाका है। तो अद्भुत है यहाँ आना और यहाँ को महसूस करना। लेकिन मैं कुछ कड़वी बातें बोलूंगा आप लोगों से। भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि कोई भगवान धरती पर नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तथागत बुद्ध ने कहा है। भगवान एक एडजेक्टिव है। जैसे मैं चोरी करूं तो मुझे आप चोर कहेंगे, मैं आपका इलाज करूं तो डॉक्टर कहेंगे, मैं अगर गाड़ी चलाऊं तो आप मुझे ड्राइवर कहेंगे। उसी तरह से जो इंसान दूसरे के लिए जीता है, दूसरे की तकलीफों को दूर करता है या दूसरे को बेहतर रास्ता बताता है, उसको भगवान कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई वो जादू से, मंत्र से पैसा प्रकट कर देगा, गेहूं का एक दाना उगा देगा। दुनिया का कोई भी आदमी मंत्र गेहूं का एक दाना नहीं उगा सकता है। दुनिया का कोई भी धर्म इंसान की बीमारी को दूर नहीं कर सकता है तब तक जब तक उस विधि को इंसान फॉलो न करे। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं कोई मंत्र पढ़ दूं, चमत्कार कर दूं और आपका कैंसर ठीक। मैं कोई मंत्र पढ़ दूं और आप धनवान। लेकिन इस देश में इस तरह के धंधा चल रहे हैं। मंत्र पढ़ने से कैंसर ठीक हो रहा है, मंत्र पढ़ने से आप बीमार हो रहे हैं। आपको अपनी जैसे आपको संपत्ति कमानी पड़ेगी, खेत का हल चलाकर गेहूं बीज, जो ऐसा हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, हो सकता है आगे विज्ञान। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश में 2500 साल पहले जितना मैंने बुद्ध को समझा है, तथागत बुद्ध को, भगवान बुद्ध को, मैं फिर कह रहा हूं भगवान मतलब एडजेक्टिव है वो, चूंकि उन्होंने, उनके अंदर दया, करुणा और इक्वालिटी का भाव था। उन्होंने मानव को दुखों से दूर करने का रास्ता बताया। और मैं तो अपनी जिंदगी में बुद्ध के 3 ही बात को रोज आत्मसात करता हूं और उस वजह से मुझे बड़ा फायदा हुआ है। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, आज मैं रोजी रोटी कमा रहा हूं। और सोचिए, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, आज तो सम्मान भी मिल रहा है। तो बुद्ध ने कहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, मतलब आपकी पहली प्राथमिकता आपका स्वास्थ्य है और वो आपको अपने से कमाना पड़ेगा। मैं ज्यादा तो पढ़ा नहीं हूं, निधि है मेरे साथ, वो बताएगी। वो उन्होंने बुद्धिज्म में एमफिल किया है। बुद्ध ने कहा है कि जो खाना आपके जीभ को ज्यादा स्वादिष्ट लगे उसको वीकेंड, सप्ताह में एक ही दिन खाइए, बाकी दिन वो खाना खाइए जो आपको पसंद नहीं है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। तो वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने पहले, सबसे पहले कहा कि कोई धरती पर भगवान नहीं, कोई मिरेकल नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा। किसी का पैसा गिर जाए और आप रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको हो सकता है मिल जाए, मतलब वो किसी का गिरा हुआ है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। किसी का सोना चांदी पैसा गिर गया तो आपको मिल जाए,
चमत्कार तो नहीं होगा। इसलिए मैं भी कोई चमत्कार नहीं कर सकता हूं आपके जीवन में। आप जितने लोग यहां बैठे हुए हैं उन सबको अपनी जिंदगी के लिए खुद ही चमत्कार करना पड़ेगा। और वो चमत्कार है, पहला हेल्थ, दूसरा रिलेशनशिप और तीसरा वेल्थ। बाकी भगवान बुद्ध ने जो रास्ते बताए हैं उस पर चलना कम से कम मानव के लिए, तो अगर वो मानव कोई चल ले उनके रास्ते पर, उनके बताए मतलब अष्टांग मार्ग पर जो 8 रास्ते बताए हैं, और पता नहीं तो बहुत सारा अध्ययन है उनका, और उन्होंने वो रास्ते बताए जो उन्होंने प्रैक्टिकल में जिया। और उस रास्ते पर जो आदमी चलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 साल के अंदर अगर बुद्ध के रास्ते पर आदमी चले तो 10 साल के अंदर वो आदमी धनवान, अमीर, स्वस्थ, और सबसे बड़ी बात वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बनेगा, जिसके अंदर न कोई दोष होगा, न वो कोई पाप करेगा, न लोभ होगा, न मोह होगा, और न उसको कोई बीमारी होगी। और वो आचरणशील, जो हम लोग नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मैं भी झूठ बोलता हूं, मेरे में भी इतनी सारी प्रॉब्लम है, मैं भी मुझे नहीं पता उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, लेकिन हम सब, लेकिन मुझे लगता है कि वो नेचर के बहुत करीब थे और उन्होंने अनुशासन पर बहुत जोर दिया, डिसिप्लिन पर। तो अगर आपको कोई यहां कह के लाया हो कि आप अमीर हो जाएंगे भाषण सुन के, करोड़पति हो जाएंगे, या आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, या कोई बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा कोई कह के तो नहीं लाया है? अच्छा, यहाँ मैं संवैधानिक टर्म है ये SC ST OBC, हम लोग को जातियों में बांट दिया गया। जाति में जो शूद्र और अछूत थे उनको जाति में बांटा गया, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, यादव, और बाकी लोगों ने अपने आप को वर्ण में बांट रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत, और शूद्रों और अछूतों को फिर जातियों में बांट दिया। तो बाबा साहब ने उसको खत्म किया, और बाबा साहब ने हमें, जिस देश में हम अभी रह रहे हैं जहां संविधान लागू है, हमें एक संवैधानिक नाम दिया है, SC ST OBC, जनरल और माइनॉरिटी। तो मेरी थोड़ी अपना इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कितने लोग वो OBC से हैं? हाथ उठाइए जरा, यदि वीडियो बनाइए इधर, अपने मोबाइल से बनाइए, हाथ उठा रखिएगा। OBC, झूठ नहीं बोलिएगा। इतने लोग OBC के लोग हैं, और ये मेरे लिए प्राउड की बात है, क्योंकि मुझे कहना पड़ता है कि OBC समाज में धर्म को लेकर, कल्चरल हेजुमनी को लेकर और संवैधानिक आंदोलन को लेकर जागरूकता कम है। तो मैं प्राउड से कह पाऊंगा कि OBC के लोग जागरूक हैं। अच्छा, शेड्यूल कास्ट के लोग कितने हैं मैं बताऊंगा ये सब क्यों कर रहा हूं। चलिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों का तो खैर सबसे ज्यादा इस देश में बहुजन आंदोलन शेड्यूल कास्ट के लोग चला रहे हैं, उससे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ट्राइबल कितने हैं? ट्राइबल है कोई? ट्राइबल आदिवासी समाज से? अच्छा, अल्पसंख्यक समाज से है? सिख समाज से, मुस्लिम समाज से, अल्पसंख्यक समाज से भी है। अच्छा, लास्ट सवाल, जनरल कैटेगरी से कोई है? जनरल मतलब राजपूत समाज से, ब्राह्मण समाज से, भूमिहार समाज से, कायस्थ समाज से कोई है जनरल कैटेगरी का? आज सोचिए, हमारा लोग लाइन लगाए हुए हैं जाने के लिए। अब बताइए, हो गया। आप लोग सोचिए कि जो आदमी आपके बैठक में नहीं आता है, मेरी जिंदगी में जातिवाद से मेरा पहला पाला पड़ा जब बहुजन समाज के लोगों को जनरल कैटेगरी के लोग कहते थे, शादी ब्याह में भोज होता था, शाम में आना, मतलब उनके यहाँ रीति रिवाज था कि जो बच गया है उसको फेंक देंगे तो पाप लगेगा, तो बचा खुचा हम लोगों के हिस्से में था, और मैंने उसका विरोध शुरू किया। हम लोग जब क्रिकेट मैच खेलते थे तो जीत जाते थे तो भी गाली देता था। फिर उसके गांव में था जनरल कैटेगरी वाले में कि तुम जीत गए हो, कल फिर से खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसको हार बर्दाश्त नहीं है। अब वो उसके नजर में हमारी जाति थी और उसको नीच कहता था। आज से आप लोग प्रतिज्ञा कीजिए
कि हम सब लोग न कोई ऊंच जात है न कोई नीच जात है, या तो हम संवैधानिक नाम SC ST OBC है या बहुजन है, हमारी जाति भी नहीं है। कोई जाति में हमको बांटा गया था और आज हम सब लोग फिर वोट के नाम पर जातियों में बंट रहे हैं। अगर हम कुर्मी, कोयली, कुशवाहा, यादव के नाम पर वोट करेंगे तो हम हार जाएंगे। हमारी तो जाति इसलिए इन्होंने बनाई थी कि कोई लोहे का काम करेगा, कोई भैंस का काम करेगा, कोई गेहूं का काम करेगा, कोई खेत का काम करेगा, कोई चमड़े का काम करेगा, कोई धोने का काम करेगा। हमें नहीं करना है ये काम, हमें वो दुनिया में ये काम होता है। लेकिन दुनिया में लोहे का काम करने वाले का बेटा का दरवाजा कलेक्टर SP DM बनने के लिए भी खुला हुआ था। भारत में ऐसा नहीं था। जो कपड़ा धोता था, जो लोहे का काम करता था, जो सेवा करता था, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, और वो भी उनके धर्म में लिखा हुआ है, जिसका किताब का नाम है मनुस्मृति। आप ऐसे धर्म को मानेंगे जो आपके बच्चे का शरीर से कपड़ा उतार ले, आपको नीच कहे? नहीं मानूंगा मैं। ये हुआ है इस देश में, और ये ज्यादा दिन से नहीं, 400-500 सालों के अंदर ये सब किया गया और हम लोगों ने मान लिया। और ये बाबा साहब अंबेडकर का शुक्रगुजार है हम लोग। हमारे बाप दादाओं ने हमें पैदा किया। अगर बाबा साहब ने अपने बच्चे न खोए होते, उन्होंने संविधान न बनाया होता, उन्होंने संघर्ष नहीं किया होता, तो यकीन मानिए आप जो आज जाति का भी रोना रो रहे हैं, ये रोने लायक भी नहीं होते। कल्पना कीजिए, क्या संविधान है, पुलिस है, सबको बराबर का अधिकार है, उसके बाद इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान एक FIR नहीं दर्ज करा सकते। ये सच्चाई है। और सोचिए, जब मनुस्मृति लागू था तो क्या होता था हमारे साथ। इस देश में सारे गरीब कौन है, सारे लाचार कौन है, सारे बेबस लोग कौन है, जाके पता कीजिए। वो SC ST OBC का आदमी है। मजदूर कौन है, ड्राइवर कौन है, गरीब कौन है। और जिनको लगता है ना कि किसी भगवान की कृपा है, तो भगवान और मंदिर मस्जिद तो बाप दादा के जमाने में भी था। जब तक संविधान नहीं बना था, हमारे हिस्से में कुछ नहीं था। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा संविधान है। जब मैं कह रहा हूं कि भगवान बुद्ध भी आपके जीवन में नहीं आएंगे, अब बाबा साहब भी नहीं आएंगे, सोनेलाल पटेल भी नहीं आएंगे, रामस्वरूप वर्मा भी नहीं आएंगे, मैं पीछे की बात ज्यादा नहीं करना चाहता हूं। हमारा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विरासत रहा है। हम लोग इसी मगध साम्राज्य में पैदा हुए। घनानंद से लेकर बिंबिसार, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे हमारे पुरखों ने राज किया है। लेकिन वो समय खत्म हो चुका। पिछले 600-700 सालों से लगभग 13वीं 12वीं शताब्दी से हम लोग को गुलाम बना लिया गया। और जो फूले साहब ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना सुख कहलाए। मैं जो भी बोल रहा हूं मेरा कुछ भी अपना नहीं है। आप कुछ मत कीजिए, फूले पेरियार अंबेडकर को पढ़ लीजिए, आपके जीने का रास्ता बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। आप अपने सम्मान, अपनी संपत्ति, अपने सम्मान के लिए आप संघर्ष करना शुरू कर दीजिएगा। और यकीन मानिए, जब तक आप विज्ञान को नहीं अपनाइएगा, जब तक आप ज्ञान को नहीं अपनाइएगा, किताबें नहीं पढ़िएगा, आपको कोई अमीर नहीं बना सकता है, आपको कोई बेहतर इंसान नहीं बना सकता है, यहां तक कि बुद्ध भी नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा, उनके रास्ते पर चलना पड़ेगा। और आज के समय में आधुनिक समय है, ज्ञान विज्ञान का केंद्र है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपको करना पड़ेगा ये काम। कुछ ऐसी जगह है जहां आपको ले जाना पड़ेगा। पहला एजुकेशन, एजुकेशन ना हुआ तो व्यापार, बच्चे को बिजनेस कराना पड़ेगा। चाहे चाय की दुकान खोले, चाहे समोसे का, नहीं भी है पैसा, समोसे का दुकान खोलिए, वहां से आपके अंदर टेम्परामेंट आएगा। आपको एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, वहां से व्यापार की तरफ जाना पड़ेगा। वो भी नहीं हुआ तो अपने बच्चों को खेल में डालना पड़ेगा, वहां भी नाम है, शोहरत है, पैसा है। जो हमारा पुश्तैनी काम है, जिसमें हमको धकेल दिया गया जानबूझकर, उस काम से धीरे धीरे हमको निकलना पड़ेगा। और जो पावर सेंटर्स है, जहां पैसा है, सम्मान है,
पहले हीरो हीरोइन एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोग होते थे। आज जब पैसा आ गया वहां, तो आज जनरल कैटेगरी की महिलाएं हीरोइन बन रही हैं। आपको हीरोइन बनना पड़ेगा, उसको कला बोलते हैं, आर्ट्स बोलते हैं। आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। मैं मोटा मोटी बात कहूंगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मैं आपको कोई इतिहास प्रागैतिहासिक काल मोहनजोदारो हड़प्पा बताऊं। हम आज के समय में रह रहे हैं और आज की बातें बताऊंगा जो मैं झेलता हूं। आपको व्यापार करना पड़ेगा, आपको स्पोर्ट्स में जाना पड़ेगा, बेटा को खिलाड़ी बनाना पड़ेगा। रिंकू सिंह का नाम सुने हैं? कितने लोग सुने हैं? एक खिलाड़ी बना है अभी क्रिकेट में, अद्भुत खिलाड़ी है। मैं 15 साल से मैच नहीं देखता था, आजकल देख रहा हूं उसकी वजह से। एक गैस वाले का बेटा जिसके पुश्तैनी काम में सफाई कर्मचारी था, उसको भी उसके भाई ने कहा कि सफाई कर्मचारी बन जाओ। उसने कहा कि नहीं बनेंगे, खेलेंगे तो क्रिकेट, नहीं तो जो होना होगा होगा। अपने बच्चों को रिस्क लीजिए, मीडिया में आइए। आजकल मोबाइल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के वही कीजिए, उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपने प्रोफेशंस को चेंज कीजिए। और ऐसे नौकरियां मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब जगहों पर जाना पड़ेगा। तब जाकर आपका जीवन बदलेगा, तब जाकर आप अमीर होंगे, तब आपको मान सम्मान मिलेगा। और हमारे पास जमीन है नहीं, थोड़ा बहुत कुर्मी यादव कुशवाहा को जमीन है, वो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ रहा है। अभी बिहार का जाति जनगणना का आंकड़ा आया है, 90% जमीन भी उन्हीं के पास है जिनकी आबादी 10% है। मतलब 100 में 90 आदमी के पास 10% जमीन है। मतलब 100 बीघा में 90 बीघा जनरल कैटेगरी वाले को पास है। मतलब 4 समाज के पास, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, वैश्य समाज, कैश समाज के पास। व्यापार उनके हिस्से में है, मीडिया में वो है, डॉक्टर इंजीनियर वो है। आप सोचिए कभी हम गरीब कैसे हो गए? गरीब क्यों है? मनुस्मृति और जाति की वजह से। हमारे बाप दादाओं को, उनके बाप दादाओं को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। हमारा काम था मुफ्त में सेवा करना। और आपको बता दें, ये जितने लोग जो बैठे हुए हैं, आपको अब जातिवाद, गांव वाला जातिवाद, किसान जब समाज को छोड़ना पड़ेगा। जो किसान कम्युनिटी है उसको गांव में बकरी पर मार दिए, दलित समाज को गन्ना तोड़ने के लिए मार दिए, बैर के लिए मार दिए, आम तोड़ने के लिए मार दिए, और बदले में आप जेल जाएंगे। और आपका बच्चा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, दुनिया भर में पढ़ने लिखने जाता है, तब उसके साथ जातिवाद होता है। अब जातिवाद बहुत महीन हो गया है। अब जातिवाद उनके साथ हो रहा है जो पढ़े लिखे हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं। आप चपरासी बनिए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, उनके घर में मेड होइए। कोई है मेड का काम करती है? कोई जो मेड का काम करती हो, किसी के घर में झाड़ू पोछा खाना बनाना, चलिए अच्छी बात है, नहीं है। अगर आप मेड का काम करेंगी तो वो आपको दीदी फलाना ढमकाना अपने साथ खाना भी खिलाएंगी, क्योंकि दुनिया में भारत में सबसे सस्ता मेड है। अमेरिका में किसी की हैसियत नहीं है कि कोई मेड रख ले, काम वाली रख ले, वहां बराबर का पैसा देना पड़ता है। ड्राइवर, काम वाली, ये जो नौकरी वाला ये जो काम है ना, ये जानबूझकर भारत में इसलिए जानबूझकर पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। वो हमें जान से मारना नहीं चाहते हैं, वो हमें चाहते हैं हम जिंदा रहे, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी चाकरी करें, उनके आगे पीछे करें, उनका ड्राइवर बन जाए, उनका माली बन जाए, उनके खेत में हल चलाए, उनका बैल पाले, भैंस पाले, गाय पाले, उनके बच्चे पाले, उनके पैर दबाए। वो हमें मजबूर, मजदूर और लाचार रखना चाहते हैं। और इस सबसे मुक्ति का रास्ता है पढ़ाई। और इसे तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा, अब दीपो भव, अपना सोचना शुरू कीजिए। आपको ये सब बात कोई नहीं बताएगा आपको। इस देश में गरीबी किसी भगवान का दिया हुआ नहीं है। जाति व्यवस्था ने हमें गरीब किया, लाचार किया, और इससे निकलने का रास्ता है बाबा साहेब का रास्ता, फूले का रास्ता, पेरियार का रास्ता, अंबेडकर का रास्ता। और जब तक आप लोग इससे नहीं निकलेंगे, आपकी नस्लें, आपके बाप दादा गरीब, लाचार, बेबस थे। आज भी इस देश के 90% लोगों के पास बढ़िया खाना नहीं है, 10% लोग खा के मर रहा है।
ये तो अच्छा है कि कम खाने वाला आदमी कम से कम नहीं मरता है, लेकिन आपके बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा। 30 साल की उम्र तक बढ़िया खाना चाहिए, मटन चाहिए, चिकन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फिश चाहिए, दूध चाहिए, अंडा चाहिए, ताकि आपका बच्चा खिलाड़ी बने। बाद में जो 30 साल तक बढ़िया खाएगा वो लंबा जिएगा, 80 साल 90 साल। बाद में खाना छोड़ना पड़ता है, उसके बाद भी जिएगा, लेकिन 30 साल की उम्र तक आपके बच्चे को अच्छा खाना चाहिए। जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको बढ़िया भोजन चाहिए, तब स्वस्थ बच्चा होगा। हमें याद है पहले सोयरी के नाम पर हमारे घर में जब माँ बहनों प्रसव होता था तो उसको घेर देता था और गोईठा सुलगा देता था। 7 दिन तक महिलाएं नहाती नहीं थी, बच्चा को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता था। डॉक्टर साहब, जो माँ का पहला दूध है, पीला दूध, वो जानबूझ के नहीं पिलवाया जाता था, वो बच्चा बीमारी से गिर जाता था। पता है ना आप लोगों को? झूठ बोल रहे हैं। कहता था कि पीला दूध मत पिलाना। अरे वही पीला दूध प्रोटीन का सोर्स होता है, वही बच्चा पिएगा तब पेट खराब होगा। अब बच्चा का पेट खराब होता है, उसका छोटा पेट होता है। इतनी अशिक्षा, इतनी गरीबी, इतनी लाचारी से हम लोग कैसे कैसे बच गए। हमारे माँ बाप क्यों बच्चा ज्यादा पैदा करते थे? हमारी दादी कहती थी कि धन न त जन, धन नहीं है तो कुछ बच्चे पैदा कर लो, 4 गो रहेगा तो 4 जगह से कमाएगा। वैसे मैं एक ही भाई हूं, मर जाते थे बच्चे। ये सब बात बोलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और ये सब बात हम लोगों ने झेला है, जिया है। मैं बकरी चलाता था, बकरी पालता हूं आज भी। तो ये और एजुकेशन में आना पड़ेगा। और ये आपको मैं फिर कह रहा हूं, जो आपको तीर्थ यात्रा करा देगा वो आपके बच्चे के लिए उसे कहिए कि हमारा स्कूल फी भर दो, नहीं भरेगा। जो आपको कलश यात्रा में जाने के लिए कहेगा, धार्मिक यात्रा में जाने के लिए कहेगा, उससे कहिए कि हमारे बच्चे का किताब कलम कॉपी खरीदो, नहीं खरीदेगा। वो चाहता है कि आप कर्मकांड और अंधविश्वास में फंसे रहे और आप लाचार और बेबस में रहे। आज इस देश में 3 लाख लोग विदेश जाके पढ़ रहे हैं, आपके पास है ही नहीं। इस देश में बड़ी साजिश चल रही है। जब हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने की बारी आई तो स्कूलें बंद हो रहा है, जब हमारे लोगों को इलाज की बारी आई तो अस्पताल बंद हो रहे हैं, जब हम लोगों की नौकरी करने की बारी आई तो नौकरी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आप नहीं समझ रहे मनुवाद कितना खतरनाक है। मनुवाद का मतलब है इस देश के 90% लोगों को वो नौकर, गरीब, लाचार और बेबस रखना चाहते हैं। और मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि अगर आज भगवान बुद्ध भी होते तो यही बात करते। आप जिस समय में पैदा हुए हैं, जिस समय में जी रहे हैं, उस समय के जो हालात हैं उस पर बात करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि समस्याएं तो हम भी जानते हैं, समस्या तो आपने गिनवा दिया, सॉल्यूशन क्या है, इसका रास्ता क्या है, इससे बचे कैसे? तो मैं कह रहा हूं एकदम आसान रास्ता है। हम लोगों को तो कुछ नहीं करना है। हमारे लिए तो बाबा साहब ने जो कर दिया है ना, उसको खाली मान लिए ना तो एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम सब हम ही बने। इसलिए इसी यूपी की धरती पर मान्यवर साहब ने कहा था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। एक वोट का अधिकार है हमारे पास। जिस दिन इस देश के 90% लोग एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने अपना वोट देने का तरीका जान लिया, अपना अधिकार जान लिया, उस दिन उनके बच्चे सीएम पीएम होंगे। गाना नहीं सुने हैं, बबुआ हमारा डीएम होइए ना, सीएम होइए ना, ओ से बढ़कर पीएम होइए। तो सब लोग सपना देखिए, आपका बच्चा डीएम, एसपी, कलेक्टर, सीएम बनेगा क्योंकि बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। बस एक सावधानी बरतनी है, हमें ब्राह्मण समाज से सीखना चाहिए, जनरल कैटेगरी के लोगों से सीखना चाहिए। जो बढ़िया करेगा उससे सीखने में कोई बुराई है, लेकिन सीखने का मतलब ये है कि वो कहे, वो करता कुछ है, कहता कुछ है। उसका वोट देने का तरीका सीखिए। इस देश में सवर्ण समाज की बहुत सारी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी भी है, नवीन पटनायक भी है। कोई दिक्कत तो नहीं है राजनीति से, राजनीति ही बात करता हूं मैं। और बुद्ध भी राजनीति ही कर रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा संघ चला रहे थे, लोग वही सुनना चाहते हैं। तो सोचिए कि सवर्ण समाज के लोग आज किस पार्टी को वोट देता है? कांग्रेस को, ममता को, नवीन पटनायक को।
अखिलेश यादव को, मायावती जी को नहीं देता है। वो अपनी एक पार्टी चुने हुए हैं। उसी तरह से बहुजन समाज के लोगों को देखना पड़ेगा इस बार कि कौन कहां से जीत रहा है और कौन मनुवादियों को हरा रहा है, उसी को वोट देंगे। यकीन मानिए, आज संविधान है तब हम लोग की डर की हालत खराब है। FIR हो रहा है, जान की धमकियां मिल रही है। मैं बता रहा हूं सच, मैं सच बोल रहा हूं। हम लोग कहां जाएंगे बताते नहीं है, क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ है। वो लोग नॉन मैट्रिक जो स्कूल नहीं गया है, फिल्म आया है 12 फेल, IAS बन जाता है शर्मा जी का बेटा। अरे पहले तो इंटर फेल नहीं करेगा, कैसे बन जाएगा IAS? तो झूठ और परपंच और टीवी अखबार एकदम बंद कर दीजिए। जेकर गाय है वही ना दूध खाएगा। टीवी अखबार में आजकल नया ड्रामा चला है, दलित पिछड़े नेताओं का इंटरव्यू चल रहा है, ताकि कम से कम आप देखिए। हम कह रहे हैं हमारे पत्रकार बनाओ। नीरज भी नौकरी करते थे, हमारे जूनियर है IMC से। हम भी टेलीविजन में नौकरी करते थे। चैनलों को छोड़िए, जानकर आजकल हम तो वही बैठते उठते हैं ना, सब हमारा दोस्त है। वो देखा कि नेशनल दस्तक, नेशनल जनमत, दलित दस्तक ऐसा चैनल सब कैसे चल रहा है, तो लोग इसका तरीका निकाला कि अच्छा, तो हमारे समाज के कभी चंद्रशेखर आजाद, कभी तमाम दलित पिछड़े नेताओं को बैठाता है चैनल पर और बेइज्जत भी करता है, मौर्या जी को भी। हमारे लोग उसी चैनल को देखते हैं कि हमारा नेता बैठा हुआ है। उस चैनल को तब तक मत देखिए जब तक आपकी जाति का कोई मौर्य, कुशवाहा, यादव, कुर्मी कोई भी पत्रकार न हो, संपादक न हो, रिपोर्टर न हो। हम लोग खाली देखने के लिए हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, हम ऐसा जगह पर जाएंगे भोज खाने जहां हमको देगा नहीं, खाली पत्तल उठवाएगा? हिस्सेदारी खोजिए। और इस देश में जो समाज वोट का ताकत नहीं समझेगा, हमारे मुक्ति का मार्ग है वोट और पढ़ाई। और भगवान बुद्ध भी आपका कल्याण नहीं करेंगे अगर आपने अपने ज्ञान केंद्र को नहीं जगाया, अपने शरीर को ठीक नहीं रखा। बुद्ध का जो रास्ता है, डॉक्टर अंबेडकर का जो रास्ता है, सूर्यलाल पटेल का जो रास्ता है, जगदेव प्रसाद बाबू का जो रास्ता है, सम्राट अशोक का जो रास्ता है, उस रास्ते पर चलना तो हम ही आपको होगा। नहीं तो हम लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि आज तक कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आया है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, धरती पर कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई भगवान नहीं है जो गेहूं का एक दाना उपजा दे। हो सकता है विज्ञान कुछ दवाइयां बना देगा, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो विज्ञान करेगा। कोई चमत्कार नहीं होता है। बार लोग 10-10 रुपया लेके करोड़पति बन जा रहा है। ये कोई भक्त की हैसियत नहीं कि वो साइकिल पैदा कर दे। मंत्र से साइकिल बना देगा कोई? अरे बताइए ना, हाँ या ना? तो बहुजन समाज के लोगों को देखते हैं कि जाके बैठा रहता है कि चमत्कार कर देंगे बाबा, बीमारी भगा देंगे, बेटा को IAS बना देंगे, कलेक्टर बना देंगे। ये सब नहीं होने वाला है। मेहनत करना पड़ेगा। और मुझे खुशी है, मैं तो बहुत निराश था। मुझे लगा कि पूरा यूपी मनुवाद में वोटे मार रहा है, लेकिन आप लोग को देखकर और खासकर OBC को लेकर मुझे लगा, मैं जो देखता हूं वही बोलता हूं। मैं बताऊंगा इस देश को और दुनिया, मुझे दुनिया भर के लोग देखते हैं। 15 करोड़ लोग महीना में देखते हैं, रोज कम से कम 20 लाख लोग देखते हैं। उनको बताऊंगा कि इस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है, लोकतंत्र की जड़ें गहरी है और बहुजन समाज के लोग बहुत जागरूक है। सोचिए, हमारे बाप दादा कितने महान थे, कितने प्रगतिशील थे, कितने अच्छे थे। सम्राट गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, खनानंद जिसके डर से सिकंदर भाग गया। आज हम लोग लाचार है, बेबस है, गरीब है। हमारे पास अच्छा कपड़ा नहीं है, हमारे बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, हमारे पास जमीनें नहीं है। सारी गरीबी हमारे हिस्से में है। आप जाके सर्वे कीजिए आप लोग, हर तीसरा घर कौन गरीब है, हर दूसरा घर कौन गरीब है। एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी, OBC के लोग अमीर हो जाते हैं तो उनके खिलाफ जांच बैठ जाता है। आपके नेताओं को चोर कहा जाता है। सोचिए, टीवी अखबार वाला मायावती चोर है, मुलायम सिंह यादव चोर है,
नीतीश कुमार चोर है और बाकी मनरेगा में मजदूरी करता है। आपके नेताओं को बदनाम किया जाता है और आप उसको मान लेते हैं। इस देश में 10-90% लोग जो मेहनत कश लोग हैं, जो सड़कें बनाते हैं, जमीन सींचते हैं, जो गाय माता को पालते हैं। गाय पालते हम हैं, वोट कोई और ले रहा है। आप लोग को समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, सबसे अंतिम बात, तो जो दिमाग में डर है, चाहे आप अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मंत्री हो, राष्ट्रपति बन जाइए, ये जो डर है ना, यही डर हमारे हार का कारण है। हम कोई लोहा के बने हुए हैं। बाबा साहब लोहा के बने हुए थे, मान्यवर साहब लोहा के बने हुए थे। जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने जीव चलाना शुरू कर दिया, जीव चलाना मतलब समझते हैं ना, बोलना, हम लोग सब काम करते हैं, सारा मेहनत का काम हमें आता है, लकड़ी, लोहा, कोयला, कपड़ा, सब काम हम लोग करते हैं। बिल्डिंगें हम बनाते हैं, सड़कें हम बनाते हैं, बस हम लोग को बात बनाना नहीं आता है, लंबा लंबा बोलना नहीं आता है, जीव चलाना नहीं आता है। जिस दिन इस देश का बहुजन समाज बोलना सीख गया, शब्द में शक्ति होती है। बुद्ध बोलते ही थे ना, बुद्ध जो है वो प्रवचन ही देते थे ना जगह जगह जाके। मैं आपके सामने बोल ही रहा हूं ना, तो मंच पर हूं, आप सुन रहे हैं, इसलिए इतने जितने लोग हॉल में बैठे हुए हैं, आज से प्रतिज्ञा कीजिए कि रोज सुबह शाम 1 घंटा चाय के दुकान पर, इधर उधर जहां भी जाएंगे, वहां अपने समाज के हक अधिकार और राजनीति की बातें करेंगे कि कौन जीत रहा है, किसको वोट करना है, कैसे बहुजन समाज एकजुट होगा। अगर ये नहीं कीजिएगा तो ध्यान दे लीजिए, आने वाला समय और खतरनाक है। जिनकी सत्ता होगी उनका ही विरासत होगा, उनका ही राज होगा, और हम फिर से मजदूर और मजबूर बना दिए जाएंगे। बोलने का काम शुरू करना है, बात बनाना है। अरे वो सब झूठ के साच कर देता है, साच के झूठ कर देता है। हम लोग को सही बात बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी या जितने सबक नेताओं की पार्टी है, उसके पास वोट कहां है भाई? वो तो 10% है आबादी के, 100 में 10 लोग हैं, 90 तो हम हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा कैसे चलेगा? अगर इतना लोग बैठना शुरू कर दे तो पूरे पूर्वांचल की राजनीति बदल जाएगी। मैं जानता हूं बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं जानता हूं बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हम आप बोलने में डरते हैं, हमारा पढ़ा लिखा आदमी डरता है, हमारा IAS PCS डरता है, हमारा चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बन जाता है वो भी डरता है। हमारी बात होती रहती है। ये डर एक मानसिक बीमारी है, हम लोग मानसिक रूप से डरे हैं। अरे कौन जीने आया धरती पर? कोई है क्या? इस धरती पर वही अमर होगा भगवान बुद्ध की तरह। हम देखने गए उनको, 2500 साल पहले जन्म लिए थे, उनके काम की वजह से हम याद कर रहे हैं। अपने जीवन में ऐसा काम कीजिए कि आपके मरने के बाद भी लोग आपका गुणगान करें और आपका नाम ले। और हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं तो हमारी दोहरी जिम्मेदारी है, अपना परिवार भी पालना है और अपने समाज के लोग का भी हाथ थामना है। जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, उसका हाथ थामना है। आप लोग जो इस हॉल में बैठे हुए हैं, मुझे पता है हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज्यादा आप लोगों ने दुनिया देखी है, और कुछ बात है कि आप यहां तक आए हैं। नहीं तो मुझे लगा था कि 150 आदमी होगा। अगर इतने लोगों ने, बहुजन समाज के लोग सचेत हो गए तो खेल बदल जाएगा। और मैं हंते की लोग को कहना चाहता हूं, अरे आज के समय में कौन लोग राजनीति कर रहा है? अब तो बाबा लोग संसद पहुंच रहा है। हमारे भंते लोग, मुझे बहुत शिकायत है, माफी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन इस देश के भंते लोग सड़कों पर निकल गए बुद्ध की तरह और उन्होंने अपने लोगों को सचेत करना शुरू कर दिया, धर्म के बारे में नहीं, धर्म के बारे में नहीं, राजनीति के बारे में सचेत करना पड़ेगा। क्योंकि जब बुद्ध थे तो सत्ता हमारी थी, जिसकी सत्ता होगी उसी की संस्कृति, उसी का धर्म आगे बढ़ेगा।
और ये भंते लोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस देश में सवर्ण समाज के पुजारी, उनके बाबा रोज अपने समाज वोट बना रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। वो बीजेपी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे भंते को निकलना पड़ेगा और समाज को बताना पड़ेगा आपको कहां वोट करना है, क्या फैसला करना है, क्योंकि आप तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ये खाली बुद्ध विहार में बैठने से नहीं होगा, आपको सड़कों की खाक छाननी पड़ेगी, बहुजन समाज को जागना पड़ेगा। मैंने 25 साल की उम्र तक अपने गांव में कभी भंते ही नहीं देखा। ये शिकायत है मेरी, मैं पत्रकार हूं और मैं खबर न दिखाऊं, डर जाऊं, भाग जाऊं तो मेरे ऊपर आप थूकेंगे ना। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को निभाए, नहीं तो यकीन मानिए बारिश सबकी आएगी। हमारी पहले आ सकती है, बाद में आपकी आएगी, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है और जाति तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, डीएम बन जाओ, सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ। अगर जाति चली जाती तो लालू यादव जेल न जाता, अगर जाति चली जाती तो मायावती जी को ये लोग बेईमान और भ्रष्ट न कहते, अगर जाति चली जाती तो अखिलेश यादव का घर न खोया जाता। अरे कितने लोग हैं नौकरी करने वाले, कलेजा पर हाथ रख के बताओ कि क्या नौकरी मिल तो गई आरक्षण की वजह से, बाबा साहब के आशीर्वाद की वजह से, उनके बताए रास्ते की वजह से सम्मान से नौकरी कर पाते हो? रोज जलील किया जाता है। हम लोग भी मीडिया में नौकरी करते थे, रोज जलील किया जाता था। पहले हमने कहा नहीं सुनेंगे, बाद में सुनाता है, दिमाग का नस फट जाए इतना बेइज्जत करता है और हम लोग सरेंडर कर देते हैं। हमें सरेंडर नहीं करना है। मैं कोई आपसे वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं वही बातें कह रहा हूं जो अनुभव करता हूं। हम कह रहे हैं हमको वोट दो। इस देश में हमारी दोहरी जिम्मेदारी है, हमें परिवार भी पालना होगा और समाज को भी लेकर चलना होगा। और हम लोग असली राष्ट्रवादी हैं, हम इस देश को बनाने वाले हैं। इस देश की सेना में जवान हमारे लोग हैं, किसानों के बच्चे हैं। इस देश की फैक्ट्रियां हम चलाते हैं, सड़कें हम बनाते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं। और अब पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिला तो चंद्रयान भी भेजते हैं, इसरो में भी वैज्ञानिक है। बस एक काम नहीं आता हम लोग को, झूठ बोलना, वो नहीं बोलना है। जवान चलाना है अपने सामाजिक हकों के लिए, अपने राजनीतिक हकों के लिए, अपने संवैधानिक हकों के लिए और अपने सांस्कृतिक हकों के लिए। और मेरा पूरा मानना है, आप सहमत होंगे तो आगे बात काटिएगा। आज का जो समय है 20वीं सदी का, जिसकी सत्ता नहीं होगी उसका धर्म भी नहीं बचेगा। लिख लीजिए क्या हो रहा है हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के साथ। 500 साल 700 साल राज किया उन्होंने, आज उनकी मस्जिदों की रेकी हो रही है, सर्वे हो रहा है, छीना जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता से बाहर है। कल हम सत्ता में आएंगे तो हमारे जो पूर्वजों, हमारे जो पुरखों का जो विरासत है उसको भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन सत्ता में आना पड़ेगा। इसलिए हर ताले की चाबी राजनीतिक सत्ता है, नहीं तो हम हार जाएंगे। और इस देश के हर बहुजन जो जागरूक है, सोचे समझने की शक्ति रख रहा है, उसको राजनीतिक रूप से अपना पैसा खर्चा करके, अपना समय देकर करना पड़ेगा। जो काम आज मौर्य जी ने किया है, अवधेश मौर्य, क्या नाम है इनका, ताली बजाइए। यहाँ आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा इन्होंने उठाया है, तब मैं बोल रहा हूं। और हम लोग की एक नैतिक जिम्मेदारी है, जितना कमाए 100 में अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 10 रुपया भंते जी को दे न दे। जो बच्चा जिसके पास स्लेट पेंसिल नहीं है, जिसके घर में कोई स्कूल नहीं गया है, एक बच्चे को चुनना पड़ेगा और पहले उसको स्कूल पहुंचाना पड़ेगा, ताकि एक बाबा साहब नहीं, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हजारों शंभू पैदा करने पड़ेंगे, नीरज पटेल पैदा करना पड़ेगा, कुशवाहा मौर्य पैदा करना पड़ेगा, चंद्रभूषण यादव जैसे लोग पैदा करना पड़ेंगे और इनके हाथ में हाथ डालकर चलना पड़ेगा। और जहां मनुवादी जिस तरह से बुलाए, हम संविधान मानने वाले लोग हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं, तुम्हारे बाप से भी नहीं डरते हैं। और सुन लीजिए, हम लोग
दोहरी जिम्मेदारी के साथ जीना पड़ेगा। घर का भी काम और समाज का भी काम करना पड़ेगा। और यहाँ जितने लोग हैं, मुझे लगता है कि आप लोग जरूर कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो यकीन मानिए हम 75 साल पहले और आज भी गुलाम हैं, और आगे भी हमको और घनघोर गुलामी में झेलना पड़ेगा। इसलिए मुक्ति का एक ही मार्ग है। कोई बुद्ध नहीं आएंगे, कोई बाबा साहब नहीं आएंगे। उनके बताए रास्ते पर चलकर वोट के ताकत से इस देश की सत्ता में भागीदारी करनी पड़ेगी, कब्जा करना पड़ेगा। और हम लोग एक बात के लिए फख्र करेंगे अपने आप पर कि हम शोषण करने वाले नहीं हैं, हम शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा वो मस्तक हमेशा ऊंचा रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।